हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग बिहार पीजीटी टीजीटी भूगोल विषय के लिए आज भारत का भौतिक स्वरूप कक्षा 9 और 11 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस 50 क्वेश्चन में से निश्चित तौर पे एग्जाम में कम से कम 2 4 10 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो अगर टीजीटी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या पीजीटी का, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग शुरू से लास्ट तक 50 क्वेश्चन देखिए। और एक लगातार 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया था यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगर आप लोग न्यू प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, जो 29 फरवरी से चल रहा है लगातार 4 प्रैक्टिस सेट उसका कराया जा चुका है। आज 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। ऑफलाइन वो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वह यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग पैसा दे रहे हैं वही वीडियो फिर यूट्यूब पे अपलोड करना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप लोग उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग 70 54 35 12 53 मोबाइल नंबर पर मैसेज करके मात्र 149 रुपये में आप उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं, जो लगातार 29 तारीख से डेली शाम 7 बजे प्रैक्टिस सेट सेंड किया जाता है और 9 बजे उसका आंसर की सेंड किया जाता है। तो आप लोग अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो 70 54 35 12 53 व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। वह प्रैक्टिस जो सेट है वह यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया जाएगा। 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में रह रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़े। और अगर आप लोग संपूर्ण पीजीटी का नोट्स एनसीईआरटी का कक्षा 11 12 और प्रैक्टिकल का नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप 70 54 35 12, ठीक है, 53 मोबाइल नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो भारत का जो संपूर्ण विस्तार है भूमि का वह कितना है? 8 4 उत्तर से 37 6 उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। अगर दक्षिणी विस्तार पूछता, भारत की दक्षिणी सीमा पूछता, तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकदम नीचे है, वह है 645 से, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब पूछता आपको कि भारत की दक्षिणी सीमा का विस्तार है, तो दक्षिणी सीमा के विस्तार कहाँ से शुरू होता है? 6 4 और 45 मिनट, 6 अंश 45 मिनट भारत की दक्षिणी सीमा का विस्तार है। संपूर्ण भारत की संपूर्ण भूमि का विस्तार पूछ रहा है, तो 8 4 उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 6 उत्तरी अक्षांश तक पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा वह बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। बांग्लादेश के 4000 से ऊपर है। उसके बाद चीन का नंबर आता है, उसके बाद पाकिस्तान का आता है, फिर नेपाल का आता है। तो आप लोग अगर बचपन याद रहे तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। तो यह 4 अगर आपको पता है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ सीमा लगा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो भारत क्षेत्रफल में भारत से बड़े 7 देश हैं। तो इसमें 7 देश में जो चीन है वह भी शामिल है। फ्रांस और मिस्र भारत से छोटे हैं क्षेत्रफल के मामले में, और जनसंख्या के मामले में भी छोटे हैं। तो भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। उसके उससे बड़े 6 देश और हैं, जैसे रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये 6 देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। भारत 7वां बड़ा देश है। भारत संपूर्ण विश्व के स्थलीय सीमा जो क्षेत्रफल है, भारत संपूर्ण विश्व का जो स्थलीय क्षेत्रफल है उसके भारत के पास 2.4 उसका प्रतिशत भूभाग भारत के पास है, ठीक है। स्थलीय की बात हो रही है, संपूर्ण जल वल की नहीं बात हो रही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। निम्नलिखित यामोत्तरों में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो भारत का जो यामोत्तर मानक यामोत्तर है वह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और जो यामोत्तर रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से भी होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से भारत की यामोत्तर रेखा गुजरती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी को पार नहीं करेंगे। तो आप लोग पता है राजस्थान पश्चिम में है और नागालैंड पूरब में है। तो अगर आप राजस्थान से नागालैंड की तरफ यात्रा करेंगे तो यमुना 100% पड़ेगी, गंगा भी पड़ेगी, ठीक है, और भी तमाम नदियाँ पड़ेंगी और सिंधु भी नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी भी पड़ेगी, जबकि सिंधु नदी नहीं पड़ेगी। कारण क्या है, सिंधु नदी राजस्थान में प्रवेश ही नहीं करती है, ठीक है। सिंधु नदी पंजाब से होते हुए पाकिस्तान पंजाब उधर जम्मू कश्मीर से वह चली जाती है कहाँ पे, पाकिस्तान चली जाती है। तो सिंधु नदी को आप पार कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वह पूरब में ही स्थित है, उत्तर पूरब में। क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एक से अधिक, एक इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उड़ीसा से क्या गुजरती है, भारत की प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है, ठीक है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और भी 6 राज्य हैं जिससे गुजरती है, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका है त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। इतने देश हैं, राज्य हैं, 8 राज्य। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर आपका कौन है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर भारत का पश्चिमी देशांतर पूछ देता तो वह हो जाता 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाता, ठीक है। तो भारत का जो देशांतरित विस्तार है वह कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, जो गुजरात के उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं वह नेपाल से क्या होती है, छूती हैं। जो चीन है, चीन की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, ठीक है, बिहार से नहीं लगती है, जबकि उत्तराखंड का सीमा चीन से लगता है। पश्चिम बंगाल का सीमा नहीं लगता, सिक्किम की लगती है। तो इस तरह से नेपाल राज्य देश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो आपको पता होगा कवरत्ती कहाँ है, वह है लक्षद्वीप में। तो अगर हम लोग ग्रीष्म काल में कवरत्ती जाना चाहते हैं तो हमको किस केंद्र शासित प्रदेश में जाना पड़ेगा, वह लक्षद्वीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की प्रशासनिक केंद्र है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए कौन सा देश है, ठीक है। तो भारत के यानी पड़ोसी देश की बात है जिसकी सीमा भारत से टच करती है। तो भूटान से तो पक्का लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है। कभी आपने सुना है तजाकिस्तान से भारत की सीमा लगती है, बिल्कुल नहीं। तो तजाकिस्तान, ठीक है, के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तजाकिस्तान। अब हम लोग जानते हैं भारत के पड़ोसी थे। भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं और जबकि 2 देश जो हैं वह जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। कौन कौन स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं, देखिए पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, आपका चीन हो गया, फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार। ये 7 जो देश हैं वह स्थलीय सीमा से टच करते हैं, जबकि 2 जलीय सीमा वाले देश हैं जैसे श्रीलंका और मालदीव। अब इन स्थलीय सीमा वाले देशों में से भी, ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं केवल उनकी सीमा केवल स्थल से ही लगी है भारत से, जैसे आपके अफगानिस्तान, वह केवल स्थलीय सीमा से ही उसका लगा है। फिर चीन, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा नेपाल, भूटान, ठीक है। ये 4 जो देश हैं इनकी सीमा स्थलीय केवल सीमा से लगी है, जबकि पाकिस्तान की जो सीमा है स्थलीय और जलीय दोनों से लगी हुई है, ठीक है। और जैसे फिर आपके बांग्लादेश का सीमा भी भारत से स्थलीय और जलीय दोनों से लगा हुआ है। म्यांमार की सीमा भी स्थलीय और जलीय दोनों से लगा हुआ है। तो अगर आप एग्जाम में पूछ दे कौन सा ऐसा देश है देश की सीमा भारत का केवल स्थलीय सीमा से लगा हुआ है, तो आपका ऑप्शन में हो जाएगा अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन। ये चारों देश केवल स्थलीय सीमा से टच करते हैं, और स्थलीय और जलीय सीमा से लगे हुए देश जो है वह पाकिस्तान आपका हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। केवल जलीय सीमा से लगे हुए देश वह 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं,
एक स्तरीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रायद्वीप कहा जाता है। अब देखिए भारत क्या है, उपमहाद्वीप है, ठीक है। भारत क्या है, अब भारत का जो दक्षिणी भाग है वह प्रायद्वीपीय भारत उसको भी बोला जाता है, क्योंकि जो दक्षिणी भारत है वह एक तरफ से अरब सागर से उसकी सीमा लगी है और समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से, सॉरी बंगाल की खाड़ी से, और तीसरी ओर से हिंद महासागर से। तो यह तीन तरफ से भारत का दक्षिणी जो भाग है वह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या हुआ, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। अब आप लोग जानते होंगे भारत एक उपमहाद्वीपीय देश है, उपमहाद्वीपीय देश है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश सम्मिलित हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश शामिल हैं। कौन कौन, देखिए आपका पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है, उसके बाद भारत आ जाता है, उसके साथ साथ आपके भूटान, फिर नेपाल और बांग्लादेश, 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत का संयुक्त नाम है। तो म्यांमार के साथ जो पर्वत लगती है सीमा, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए एक है हिमाचल, दूसरा है पूर्वांचल, सी है उत्तराखंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत का संयुक्त नाम है, उसको कहते हैं पूर्वांचल पहाड़ियाँ, ठीक है, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो हिमालय पर्वत का विस्तार पूरा पश्चिम में है, लेकिन वह पूर्वोत्तर भारत में ऐसे मुड़ के उत्तर दक्षिण हो जाता है। तो यही उत्तर दक्षिण वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं पूर्वांचल श्रेणियाँ कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं कन्नड़, ठीक है। कोरमंडल जो तट है वह तमिलनाडु वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो जो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है उस वह है महेंद्रगिरी पर्वत है, यह चोटी है, यह पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है वह 1500 मीटर है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अनाईमुड़ी जो है यह क्या है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो जो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जल क्षेत्र है उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं अगला 16। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तो जो डोडा बेटी चोटी है वह नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं। बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो बुलर झील जानते हैं, बुलर झील की विशेषता यह एक विवर्तनिक झील है, ठीक है, यानी विवर्तनिक क्रिया से उत्पन्न हुई झील है। यह आपके किस राज्य में स्थित है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो आप लोग को पता होगा नर्मदा नदी का उद्गम है वह अमरकंटक की पहाड़ी से है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। देखिए एक हो गई इधर, 3 नदियाँ निकलती हैं। मान लीजिए यह अमरकंटक की चोटी पहाड़ी है, एक तरफ से नर्मदा नदी, एक तरफ से आपकी निकलती है सोन, फिर एक तरफ से जुजिल्ला, 3 नदियाँ निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी जल वाली झील है, तो लवड़ी जल वाली जो झील है वह है सांभर झील। सांभर झील यह इस झील से नमक का उत्पादन भी किया जाता है। सांभर जो झील है यह राजस्थान राज्य में स्थित है, जबकि बुलर झील और डल झील यह दोनों मीठे पानी की झील है। यह कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी कहे या लंबी कहें, वह नदी कौन है, वह गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज होता है कि दक्षिण गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप अगर एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली जो नदी है वह कौन है, इसमें से वह है तापी नदी, ठीक है। तो तापी नदी
के साथ साथ और कौन कौन सी नदियाँ भारत में भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो आप लोग ज़रूर बताएं। जैसे आपका एक हम बता देते हैं, नर्मदा नदी, ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। साथ ही साथ एक और नदी है जिसको दामोदर नदी, ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो ए है गंडक, बी है दामोदर, सी है सोन, डी है एक सदी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, जबकि बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी अगर द्रोणी कहा जाए तो वह गंगा नदी की है, सब, ठीक है। यह भारत की सर्वाधिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और साथ ही साथ यह इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, ठीक, गंगा नदी की। और गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से इस नदी का निर्माण होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद यानी पंजाब में बहने वाली 5 नदियों को ही पंचनद कहा जाता है। यह 5 नदियाँ अपना जल ले जाकर सिंधु नदी में गिरा देती हैं। तो जाहिर सी बात है सिंधु नदी नदी में शामिल नहीं होगी। तो 5 नदियों में कौन कौन शामिल है? चेनाब है, ठीक है, ध्यान रखिए आप। उसके बाद झेलम है, झेलम, ठीक है। उसके बाद आ गया चेनाब, झेलम हो गया, रावी, ब्यास, और उसके बाद सतलुज नदी। 5 नदियाँ को ही पंचनद कहा जाता है, जबकि सिंधु नदी यह पंचनद में शामिल नहीं है। वह 5 नदियाँ ले जाकर अपना जल सिंधु नदी में फिर गिराती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? देखिए फिर आ गया क्वेश्चन। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल पूछ रहा है, तो कौन है? तो यह है आपका, जिसको कहते हैं देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सा हो गया? देव प्रयाग। तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। आप एग्जाम में बार बार पूछ देता है कौन किन किन नदियों से मिलकर कौन प्रयाग बनता है, ठीक है। तो 5 प्रयाग है, उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, जहाँ मान लीजिए भागीरथी आ रही है और अलकनंदा नदी आ रही है, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा दोनों जहाँ मिल रही है उसको कह रहे हैं देव प्रयाग। फिर देव प्रयाग के बाद यह दोनों नदी एक धारा में हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं गंगा नदी, ठीक है। क्या कहते हैं? गंगा नदी। दोनों नदियों के मिलने के बाद एक धारा जब बन जाती है, गंगा नदी कहते हैं। तो गंगा नदी पर्वतों से मैदानी क्षेत्रों में कहाँ पहुँचती है, ठीक है। तो यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। अब हम लोग 5 नदियों जो देव प्रयाग बनते हैं, देव प्रयाग आप जान रहे हैं भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद होती है, जबकि धौली गंगा, ठीक है, अलकनंदा नदी बह रही है ऐसे और आके यहाँ धौली गंगा मिल गई, तो उसको वहाँ पे भी एक प्रयाग बनता है, उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ गई जल लगे, फिर आके एक और नदी मिल गई, उसमें नंदाकिनी नदी, ठीक है, नंदाकिनी नदी मिली, तो वहाँ पे भी एक प्रयाग बना, उसको कह देंगे नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी मिली तो नंद प्रयाग, ठीक है। फिर अलकनंदा और आगे बढ़ती है, आगे एक और नदी मिल जाती है, वह पिंडर नदी मिलती है, यह पिंडर नदी हो गई, तो वहाँ पे भी एक प्रयाग बनता है, उसको कहते हैं कड़प प्रयाग। यानी पिंडर नदी और अलकनंदा के मिलने से एक प्रयाग बनता है जिसको कहते हैं कड़प प्रयाग। फिर आगे मंदाकिनी नदी, फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर मंदाकिनी नदी मिल जाती है आके, तो वहाँ पे भी एक प्रयाग बनता है जो कहते हैं रुद्र प्रयाग। तो कौन कौन से प्रयाग हुए? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कड़प प्रयाग और रुद्र प्रयाग। फिर लास्ट में आके अलकनंदा और भागीरथी नदी एक ही मिल जाती है, तो उसको कहते हैं देव प्रयाग। तो 5 प्रयाग आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वह होती है मासिन राम में, ठीक है, मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका जो प्रमुख कारण है वर्षा का, क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ियाँ वह की प्रकार की हैं, ठीक है, यानी एक बार उसमें बादल अगर घुस जाता है तो फिर वह बादल वहाँ से निकल नहीं पाता, इसके कारण वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा आती है। तो जो मासिन राम है, कभी कभी पूछ देता है मासिन राम किस पहाड़ी पे स्थित है? तो गारो, खासी, जयंतिया, वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में,
तो वहाँ किस पहाड़ी पे वह मासिन राम है, ठीक है। तो मासिन राम जो है यह खासी पहाड़ी पे स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासी पहाड़ी पे स्थित है। और खासी पहाड़ी पे ही यह दक्षिणी हिस्से में स्थित है, ठीक है। मान लीजिए एक खासी पहाड़ी है, उसका खासी पहाड़ी में ही मासिन राम है। मासिन राम वह दक्षिणी हिस्सों में है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं 27। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को लू कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो काल वैशाखी या मानसून के पूर्व वर्षा को ही काल वैशाखी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, ए है चक्रवाती अवदा, बी है पश्चिमी विक्षोभ, सी है मानसून की वापसी, डी है एक सदी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में उत्तर पश्चिम भाग में यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब राज्यों में और साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है ठंडियों के महीने में, तो उसके लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो हमेशा ध्यान रहे, जब भारत उत्तर पश्चिम भाग में बारिश होगी तो उसको कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वह भूमध्य सागर में। अब भूमध्य सागर में भी मान लीजिए भूमध्य सागर बहुत बड़ा है ना, तो पूछ जाएगा भूमध्य सागर में किधर, तो यह पूर्वी भूमध्य सागर में, ठीक है। पूर्वी भूमध्य सागर में यह पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है और यह पूरब के तरफ चलता है, यानी अपनी तरफ आता है और यहाँ के फिर यहाँ पे वर्षा करता है। क्वेश्चन 29, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है वह कब होता है, वह जून के प्रारंभ में। तो सबसे पहले भारत में अगर मानसून देखा जाए जून के प्रारंभ में आता है, वह पश्चिमी घाट से टकराता है, ठीक है। उसके बाद टकराने के बाद वह दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक अरब शाखा की मानसून हो जाता है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा बन जाता है। तो अगर भारत में यह तो मानसून का आगमन था, अगर पूछ दे निवर्तन यानी समाप्त कब होता है, शुरू कब होता है, तो सबसे पहले समाप्त होता है आपका वहाँ से राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से सबसे पहले शुरुआत होता है कब, मध्य सितंबर से। क्वेश्चन देते 30, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो भारत में जो शीत ऋतु की विशेषता है तो क्या है, आपको पता ही होगा, दिन गर्म रहता है और रातें कहा जाती है ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। शीत ऋतु में दिन गर्म होता है रात की अपेक्षा और रातें ठंडी हो जाती हैं। दिन गर्म रात गर्म बिल्कुल गलत, ये तो गर्मी की मौसम की विशेषता हो रही है ना। और ठंडियों में दिन गर्म रहता है और रातें ठंडी हो जाती है। यहाँ देखिए, ठंडा दिन ठंडी रातें बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 31, जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। देखिए, भारत में जाड़े में भी वर्षा उत्तर पश्चिम से होती ही है, साथ ही साथ तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु में यहाँ पे, ठीक है, वर्षा होती है। किस कारण से होती है, तो उत्तर पश्चिम भारत में जो वर्षा हो रही थी वह पश्चिमी विक्षोभ से हो रही थी, लेकिन तमिलनाडु में जो वर्षा होती है जाड़े के मौसम में वह उत्तर पूर्वी मानसून से, यानी लौटता हुआ मानसून से वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी, यहाँ जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं आती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है, तो तमिलनाडु में जो पहाड़ियाँ हैं यह पहाड़ियों से यह टकरा जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे वर्षा करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा भारत में कहाँ वह होती है एक तिहाई भाग पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। एक तिहाई का मतलब होता है 33.33%, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है। दक्षिण भारत के संदर्भ में, मान लीजिए दक्षिण भारत है, उसके संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है। यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ विषम जलवायु पाती है, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे विषम जलवायु नहीं पाई जाती। विषम जलवायु का मतलब ये होता है ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बरसात। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठंडी के मौसम में उतना ठंडी नहीं पड़ता है, गर्मी के मौसम में भी उतना गर्मी नहीं पड़ता है, तो इसलिए यह बिल्कुल गलत है। यानी 33 हो जाएगा सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है। जब सूर्य, मान लीजिए पृथ्वी है और यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, वह विषुवत रेखा कहलाती है। उसके ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में वह होती है मकर रेखा। यानी जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा पे यह चमक रही है, तो निम्नलिखित में से
चमकता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है, यह पहचाना है। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च दाब विकसित हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप सूर्य यहाँ पे चमक रही है ना, यहाँ पे ठीक है, जहाँ जहाँ बिंदी कर रहे हैं यहाँ चमक रही है, तो यहाँ पे कर्क रेखा पे ठंडी का मौसम रहेगा। जब ठंडी का मौसम रहेगा तो वायुदाब वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो उच्च दाब, जब वायुदाब ज़्यादा होगा तो उच्च दाब होगा। दूसरा दे रहा है बी, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब विकसित होता है। बिल्कुल गलत है। निम्न वायुदाब कब होता है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कर्क रेखा पे चमकता है, उत्तरी गोलार्ध में। तीसरा, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान और वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल गलत, परिवर्तन तो होता है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो आपको पता ही होगा, रबड़ की जो संबंध है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन रबड़ है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन रबड़ है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आपके कौन कौन से और वनस्पतियाँ आती है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें पूछता है। तो कौन कौन सी और वनस्पतियाँ हैं, जैसे हो गया रबड़, रोजवुड, ठीक है, आबनूस, मतलब उसको एबोनी भी कहा जाता है। ये सब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के पौधे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर, टुंड्रा में आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंडियाँ होती है, तो टुंड्रा क्षेत्रों में लाइकेन और मॉस काई वाला पाया जाता है। हिमालय के क्षेत्रों में, जो हिमालय क्षेत्र में वनस्पतियाँ हैं, इसको विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि कारण क्या है, हिमालय क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ होती है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, आप लोगों को पता ही है। तो जितना ऊपर जाते रहेंगे, तापमान कम होता जाएगा, तो वहाँ वनस्पतियों के प्रकारों में विभिन्नताएँ देखने को मिलती है। अभी हम बताते हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो सिनकोना के वृक्ष हैं वह कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 37, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। तो जो सिमलीपाल, ठीक है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वह किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए सिमलीपाल कहाँ है, वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल है, ठीक है, यह यूनेस्को द्वारा आरक्षित भारत का जैवमंडल क्षेत्र नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचों में शामिल हैं। तो देखिए, ए है मन्नार की खाड़ी, ए है मानस, बी है मन्नार की खाड़ी, सी है नीलगिरी, डी है एक सदी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो मानस कहाँ पे है, यह असम राज्य में स्थित है। यह विश्व जीवमंडल नीचों में शामिल भारत का नहीं है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी है और नीलगिरी भी है, दोनों है, जबकि मानस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। मन्नार की खाड़ी यह विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से भारत का है, और नीलगिरी भी है। तो नीलगिरी पहला विश्व जीवमंडल आरक्षित भारत का क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। जो चंदन वृक्ष होते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, बिल्कुल गलत है। यह पर्णपाती वन के अंतर्गत यह आते हैं, पर्णपाती। अगर ऑप्शन में रहता आर्द्र पर्णपाती तो वो सही हो जाता है, लेकिन पर्णपाती उसमें लगा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं 40, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किए गए थे। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वह बाघों को शिकार से बचाने के लिए, इसका शुरुआत किया गया था। बाघ को मारने के लिए बिल्कुल गलत, बाघों को चिड़ियाघर में डालने के लिए बिल्कुल गलत, इसको बचाने के लिए यह शुरुआत किया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था 1973 में आया था, और 1992 में आपका आ गया था एलिफेंटा, प्रोजेक्ट एलिफेंट आ गया था। जबकि 1972 में भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया, यानी वन में रहने वाले जो जीव हैं उसकी सुरक्षा किया जाए, यह अधिनियम बनाया गया था। उसके ठीक एक साल बाद 1973 में क्या गया, प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था। फिर उसके 20 साल बाद, लगभग 19 साल बाद लगभग प्रोजेक्ट एलिफेंट आ गया था, ठीक। आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था,
और भारत में जैव विविधता संरक्षण 2002 में आया था। ये सब आपको जरूर ध्यान रखना है। अब वन संरक्षण भारत में सबसे पहले कब आया था? 1952 में। तो आप लोग एक बार लिख लीजिए अगर नहीं जानते हो तो। भारत में सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम यानी वन को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1952 में आया था। तो इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि समस्त भूभाग पे भारत के उसके 33% भूभाग पे वन होना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम के बाद 1972 में आया वन जीव सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, वन जीव सुरक्षा अधिनियम यानी वन में रहने वाले जो जीव हैं उसका भी संरक्षण आवश्यक है। तो वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण 1952 में। तो 20 साल बाद यह वन जीव सुरक्षा अधिनियम। फिर उसके ठीक एक साल बाद आपका आ गया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर का मूल उद्देश्य क्या था? बाघों के शिकार को बचाने के लिए। ठीक है। फिर 1992 में आपका आ गया 1986 में आ गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। 1986 के बाद आपका आ गया 1992 में आ गया आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। उसके बाद जैव विविधता संरक्षण भारत में 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आ गया। तो यह आप जरूर याद रखें। इस 4-5 जो भी हम बताए हैं इनमें से जरूर एग्जाम में 1 या 2 100% पूछता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देते हैं। नंदा देवी जीव मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? प्रांत मतलब राज्य। किस राज्य में स्थित है नंदा देवी? तो यह है उत्तराखंड में। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 42। निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? तो 12 जीव मंडल नीचे जो हैं वह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। जबकि भारत टोटल 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उसमें से 12 जो हैं वह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। सबसे पहले यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन था? वह नीलगिरी था, याद रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? अभी हम बताएं 1952 में वन संरक्षण अधिनियम आया था, उसमें ही प्रावधान किया गया था कि 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो यह प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में लाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देते हैं। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? अगर कोई जनसंख्या है उसमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो इस किसका परिणाम है? तो जाहिर तौर पर यह उच्च जन्म दर रहेगा। तो उसी का परिणाम तो होगा। उच्च जन्म यानी ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तभी तो जनसंख्या में बच्चों का अनुपात ज़्यादा रहेगा, तो उच्च जन्म दर होगा। ठीक है। अगर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर रहे तो क्या होगा? जितना पैदा होंगे उतना लगभग मरेंगे, तो क्या होगा? वह जनसंख्या बढ़ने नहीं पाएगी। उच्च जन्म दर होना चाहिए। आगे 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? अगर जनसंख्या वृद्धि का परिणाम देखना चाहें तो कौन सा दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि? बिल्कुल सही है। तभी तो यह परिणाम दर्शाएगी जनसंख्या वृद्धि का। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है। भारत में 2011 जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, उसको साक्षर व्यक्ति माना जाता है भारत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो असम राज्य में बाढ़ सबसे अधिक भारत में आती है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं बिहार है कि असम है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर है, असम राज्य में सबसे ज़्यादा बाढ़ भारत में आती है। क्वेश्चन नंबर 49। उत्तरांचल के किस जिले में मालवा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड के किस जिले में मालवा भूस्खलन घटना घटित थी? तो यह था पिथौरागढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो सर्दी के महीनों में बाढ़ आपको पता ही है, सर्दी के मौसम में अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसके कारण वहाँ पे सर्दियों के मौसम में बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से किस नदी में
मझौली नदीय द्वीप समूह है। यह भारत की सबसे बड़ी नदीय द्वीप समूह है। यह ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है और यह असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 लास्ट देते हैं। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो जब बर्फानी तूफान है तो यह वायुमंडलीय आपदा है। ठीक है, तो ये था बिहार पीजीटी के लिए भूगोल विषय का भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित। ठीक है, 52 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको 5 से 10 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। अगर जो 29 फरवरी से न्यू प्रैक्टिस सेट बैच पीजीटी के लिए चल रही है, ऑफलाइन बैच चल रही है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं मात्र 149 रुपये में अगर आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके 149 रुपये पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन नहीं होगी, ठीक है, यानी यूट्यूब पर नहीं आएगा, यह ऑफलाइन ही रहेगा। जो लोग भी लिए हैं प्रैक्टिस सेट उनको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें आपको प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन भरपूर उसमें डाले जा रहे हैं, आप लोग उससे ज़रूर जुड़ें। और अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं पीजीटी का तो भी आप 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।